Good morning students, have a nice day. Welcome in our English class, Basic Tense, Step 2 and video number 2. Students, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टेंस हमने पढ़ा। टाइप ऑफ टेंस पढ़ने के बाद हमने उनके सब टेंस अर्थात सब पार्ट थे उनके बारे में पढ़ा। उनके बारे में पढ़ने के बाद हम चल रहे थे प्रेजेंट टेंस की ओर। हम चल रहे थे स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में। हमने प्रेजेंट टेंस को देखा था, जो वर्तमान काल था अर्थात जो अभी था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स देखा था। फर्स्ट में था हमारा इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस स्टूडेंट्स हमने जब पढ़ा तो हमने इसका सिंपल सेंटेंस देखा था। सिंपल सेंटेंस में देखा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें किसी टेंस को आइडेंटिफाई करना हो या किसी टेंस को हमें ट्रांसलेट इन इंग्लिश करना हो या कोई इंग्लिश का ट्रांसलेट इन हिंदी करना हो, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मोस्ट दो चीज़ें होती थी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक प्यारे बच्चों मेन वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें जाना कि जब सिंपल सेंटेंस होता है इंडेफिनेट का तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ये किसके साथ यूज होता है और ये किसके साथ यूज होता है। प्यारे बच्चों, ये सिंगुलर नाउन के साथ था, ये था प्लूरल नाउन के साथ। इसकी जानकारी के बाद प्यारे बच्चों इसका सेंटेंस स्टेप नंबर 2 हम देखते हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात इसका सेंटेंस स्टेप नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज होता है प्यारे बच्चों वहाँ नोट अर्थात नकारात्मकता होती है। नकारात्मक सेंटेंस जो भी होते हैं जिनमें यूज ऑफ नोट होता है और नोट के साथ जो भी हमारे पास नहीं शब्द आता है, जैसे सीता भोजन नहीं पकाती है, नहीं पकाती है। प्यारे बच्चों ये वाक्य है, यहाँ नहीं आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है डेफिनेटली। और मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी बच्चों, पहचान के रूप में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ है तो ये प्रेजेंट है, और अगर ता है ती है मैंने आपको बताया था तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है। और प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस के प्यारे बच्चों अगर बीच में नहीं शब्द नेगेटिव आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें पता होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमें पता होगा तो हम वाक्य को ट्रांसलेट इन इंग्लिश कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब की मैं अगर बात करूं या मेन वर्ब की बात करूं तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं डू और डज। हेल्पिंग वर्ब जब डू और डज होता है तो इनके साथ में नोट लगता है नेगेटिव सेंस के लिए, अर्थात नोट का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब के रूप में प्यारे बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की क्या यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करेंगे। इससे पहले हम वाक्य में जाएं, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ किस स्थिति में हम डू लगाएं, किस स्थिति में हम डज लगाएं। ये अगर हमें पता है तो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, अगर हमें पता है तो, अदरवाइज हम वाक्य को गलत कर देंगे। अर्थात पहले मैंने आपको बताया था दो चीज़ें, अर्थात एक तो सिंगुलर नाउन के बारे में बताया था, एक प्लूरल नाउन के बारे में बताया था। यही मेथड सेम आगे चलता रहेगा अंत तक। अर्थात आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इन माइंड होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। अर्थात प्यारे बच्चों जब डू का यूज़ हमें करना होगा तो उसके साथ हमें नाउन प्लूरल यूज करना होगा। अर्थात जहाँ प्लूरल नाउन होगा वहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू का प्रयोग होगा और डज यूज होगा प्यारे बच्चों सिंगुलर नाउन के साथ। ये आपको पता ही होगा कि कौन कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर में आते हैं, कौन कौन से नाउन हैं जो प्लूरल में आते हैं। तो स्टूडेंट्स उनके साथ अगर हम नोट लगाएंगे, नोट लगाने के बाद हम बात करें वाक्य की, सेंटेंस की, अगर हम इसका स्ट्रक्चर जाने स्टूडेंट्स तो होता है एट फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू के साथ हम नोट लगाएंगे एंड डज के साथ भी हम नोट लगाएंगे। नोट लगाते हुए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर अदर वर्ड होता है
तो हम वो लगाएंगे, अन्यथा फुल स्टॉप का प्रयोग हम करेंगे। ऐसी स्थिति में वाक्य का स्ट्रक्चर तैयार होगा। इस कंडीशन से हम वाक्य को तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने वाक्य लिखा कि भोजन, सीता भोजन नहीं पकाती है, तो वाक्य का पता चला कि सीता क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। सीता क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है। भोजन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव के लिए यहाँ नोट आया हुआ है नहीं। और पकाना, पकाना प्यारे बच्चों इसकी क्रिया है, अर्थात एक वर्ब कहते हैं जिसे। तो आइए हम इस वाक्य को ट्रांसलेट इन इंग्लिश करके पता करते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे लिए ये स्टिक होगा और ये डू डज का प्रयोग हम कर सके हैं। और हिंदी के या अंग्रेजी के किसी वाक्य को हम इस तरीके से पहचान लें कि अगर किसी वाक्य में डू नोट या डज नोट या डू या डज आया हुआ है। बहुत सारे वाक्य होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं अब बात करता हूँ आपके पैसेज की, जहाँ भी आपको किसी भी एक पैराग्राफ के अंडर दिए गए, बिलो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मोस्टली 3 शब्द यूज होते हैं। मोस्टली 3 शब्द यूज होते हैं, या तो डू के साथ होगा, या वो परसेंटेज के साथ बना होगा, या वो डिड के साथ बना होगा। स्टूडेंट्स, किसके साथ बना होगा, डिड के साथ बना होगा, अर्थात वो डिड के साथ बना हुआ कोई वाक्य होगा। अर्थात यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क यूज, अर्थात WH वर्ड यूज कर सकता है। अर्थात WH वर्ड के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे चल करके और हमें इसका क्या देना होता है, आंसर देना होता है। स्टूडेंट्स, तो ये विशेष बात है कि अगर ये याद रखें कि पर्सन किस में पूछा गया, अर्थात मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हमें अगर ये पता होगा कि हमें पर्सन का जवाब किस टेंस में देना है, अगले ने पर्सन, जो एग्जामिनर है उसने पर्सन किस टेंस में पूछा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम देखते हैं कि पर्सन WH वर्ड प्लस डू या WH वर्ड प्लस डज या WH प्लस डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि अगर डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो बात प्रेजेंट में कर रहा है। डेफिनेटली वो बात किस में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है तो हमें उसका जवाब भी प्यारे बच्चों प्रेजेंट में ही देना होता है। अगर हम उसको पास्ट में दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और हमारे अंक माइनस हो जाएंगे। तो देखिए, आइए हम पहले इस वाक्य की बात करेंगे। इस सिद्धांत को, इस रूल को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसका जवाब देना होता है। और अगर किसी पर्सन में डू या डज दिया हुआ हो, जैसे डू या डज हेल्पिंग वर्ब से संबंधित पर्सन पूछा गया हो, तो आंसर देते समय हमें क्या करना चाहिए। तो एट फर्स्ट स्टूडेंट्स, क्या है, सीता। तो क्या है, सब्जेक्ट है हमारी सीता। सीता के साथ ये सिंगुलर नाउन है प्यारे बच्चों, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, डज। क्या यूज करेंगे, डज। सीता, डज। और नेगेटिविटी के लिए प्यारे बच्चों नोट। नेगेटिव के लिए नोट आना है, अर्थात नेगेटिव के लिए हम नोट यूज करेंगे। हमारा वाक्य था सीता भोजन नहीं पकाती है। सीता भोजन नहीं पकाती है। अगर हम ये बात करते हैं तो सीता हमारे लिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे सीता। सीता के साथ डज यूज करेंगे प्यारे बच्चों हम। सीता के साथ हम डज यूज करेंगे। सीता डज, डज के साथ हमने लगाया नोट। डज नोट। वर्ब क्या है हमारी, पकाना, अर्थात कुक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कुक, पकाना। सीता डज नोट कुक, क्या नहीं पका रही है प्यारे बच्चों, भोजन, अर्थात फूड। सीता डज नोट कुक फूड। वेरी इजी है, वेरी इजी पैटर्न होता है प्यारे बच्चों। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो, अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे या ये चीज़ आपको याद नहीं होगी, अर्थात अगर आपको यही पता नहीं है कि डू डज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब कौन सी यूज करें, तो ये मुश्किल हो जाता है। या उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि इस प्रकार से अगर वाक्य आया हुआ है तो हम क्या यूज करें। जैसे अभी मैं एक बीच में आपको वो बात बता देता हूँ कि क्या था, कि मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी पैरा के पर्सन के अंदर, अगर किसी पैसेज के पर्सन के अंदर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर किसी पर क्वेश्चन दिया गया है, कि क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डू या वेयर डज। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि कुछ भी क्वेश्चन बना हुआ हो, क्वेश्चन आगे बना हुआ है, लेकिन यहाँ है, ये तो हमें पता है WH वर्ड का मीन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि WH वर्ड से अगर हम क्वेश्चन तय करते हैं तो उसका हम जवाब किस में दें। लेकिन एक बार शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि वाई मीन्स होता है प्यारे बच्चों क्यों, और क्यों का जवाब दिया जाता है क्योंकि में।
क्यों का जवाब दिया जाता है क्योंकि में, क्योंकि जिसको हम बिकॉज कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में इसे बिकॉज कहा जाता है। वेयर मतलब बच्चों स्थान, अर्थात कहाँ, कहाँ, अर्थात यहाँ पर प्लेस विशेष की बात होगी, अर्थात स्थान विशेष के बारे में वर्णन करना होगा कि पहले में जहाँ भी हमारा जो पैसेज है इंग्लिश का, उसके अंदर जहाँ भी स्थान विशेष का वर्णन आया हुआ है, वो है बात यह पूछ रहा है कि कोई भी इवेंट थी, कोई भी घटना जो घटी थी ऊपर की कहानी में, वो कहाँ घटी थी उसके बारे में कहेगा। लेकिन अपना प्रश्न था, अपना मैटर था कि अगर प्रश्न के अंदर डू या डज आया हुआ हो तो आंसर देते समय क्या करें। याद रखने योग्य बात है और हमेशा के लिए आपको याद रखना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। अगर प्यारे बच्चों कहीं भी डू या डज से रिलेट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर देते समय आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करें। वही बात अगर उत्तर देते समय जो हमारा नाउन जो सब्जेक्ट बन के आ रहा है वो अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, और अगर सिंगुलर नाउन बन के आ रहा है तो प्यारे बच्चों एस या ईएस लगाएं। डेफिनेटली आपका आंसर गलत नहीं होगा, निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा कि अगर आपको इस स्थिति में इस ग्रामर के इस रूल के अनुसार अगर आप आंसर देते हैं कि अगर कहीं भी डू या डज पर्सन में आया गया हो तो उत्तर देते समय आप वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या इस का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम से करेक्ट होगा। तो आइए हम बात करते हैं टेंसों की। वही पैटर्न हम दोबारा देते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो प्यारे बच्चों डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि सीता डज नॉट कुक ए फूड, ये था नेगेटिव सेंस। अगर इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं अगली बात करूं कि इसका पार्ट तीसरा सेंटेंस देखें, सी पार्ट में देखें हम तो इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, अर्थात इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। अर्थात इसकी पहचान होती है प्यारे बच्चों वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का होना। अगर वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, बात वही चल रही है प्रेजेंट की, वाक्य के अंत में है होना, है के साथ प्रेजेंट पता चलेगा, ता है होता है तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट के इंडेफिनेट का पता चलेगा, और अगर साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है तो प्यारे बच्चों वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊं तो वो ही डू या डज ही प्रयोग होती है, डू या डज का ही प्रयोग होता है। लेकिन याद रखें कि बात कहाँ होती है ये कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज का प्रयोग हम कर रहे हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट से पहले यूज करते हुए अगर मैं इस दूसरी भाषा में अगर इसी बात को बताऊं तो यूं कह दूं कि सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, और यूं कह दें कि वाक्य के आरंभ में, तो भी सही होगा कि वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में हम क्या करेंगे कि इसका डू डज का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर बच्चों मेन वर्ब वही होगी, मेन वर्ब क्योंकि इंडेफिनेट की बात चल रही है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आपको प्रयोग करना है। सेकेंडरी अगर मैं इसकी बात करूं सेंटेंस की तो एट फर्स्ट आपको लगाना है डू या डज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाते हुए वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन देना है। जैसे उसी वाक्य को ही मैं लेके चलूं, उसी वाक्य को ही मैं लेके चलूं, जैसे मैं कह दूं कि क्या सुदेश कपड़े धोती है। से मीन बच्चों अर्थात क्या आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव तो है ही, है ने हमें बताया ये प्रेजेंट है, और ती है ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और इसके साथ क्या लगा हुआ है तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों ये क्या है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये बात दिमाग में आती है हमें पता चल जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है, डू डज सब्जेक्ट से पहले लगानी है, और सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों यहाँ हमारे पास सुदेश, और कपड़े इसका ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, धोना इसकी मेन वर्ब, धोना इसकी क्रिया है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि क्या होगा कि क्या सुदेश कपड़े धोती है तो हम डू या डज लगाएं, अर्थात यहाँ सिंगुलर नाउन है
इसीलिए हम डज यूज करेंगे। क्या होगा? डज। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों सुदेश, अर्थात वर्ब क्या है, इसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी है, अर्थात मेन वर्ब की पहली फॉर्म अर्थात धोना, वॉश। क्या धो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे? कपड़े, अर्थात क्लोथ्स। एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये था प्यारे बच्चों हमारा स्ट्रक्चर, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या करेंगे कि एक प्रेजेंट के इंडेफिनेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वाक्य के अंदर, याद रखने योग्य बात है प्यारे बच्चों कि अगर वाक्य के अंदर डू डज हो, चाहे वो किसी स्थिति में हो, चाहे वो अकेला नोट के साथ हो, चाहे वो प्यारे बच्चों वाक्य के आरंभ में लग करके उसके बाद सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, और चाहे सब्जेक्ट के साथ जुड़ करके सब्जेक्ट के बाद नोट लगा हुआ हो, अर्थात बात करूं मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंस होती है प्यारे बच्चों, तो इसका मीन ये है कि इसके अंदर नोट भी प्लस होगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी प्लस होगा, अर्थात इसके अंदर डू डज का वाक्य के आरंभ में प्रयोग करते हुए, डू डज वाक्य के आरंभ में प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को हम उसके बाद लिख करके और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नोट। मीन क्या है कि डू डज ने हमें क्या किया? डू डज ने इंटरोगेटिव बनाया और सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम नोट लगा तो नेगेटिव बनाया। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे हुए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स। ये था, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स तो यूं लिख दें कि क्या राम पत्र नहीं लिखता है? क्या राम पत्र नहीं लिखता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, अर्थात पहली बात तो साइन ऑफ इंटरोगेशन ही बता देगा कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड सेकेंडली क्या पहले आया हुआ है, अर्थात हिंदी वाक्य से इंग्लिश ट्रांसलेट की बात कर रहा हूं, अर्थात ता है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है। तो सो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कि डज, क्योंकि राम सिंगुलर नाउन है, डज राम, उसके बाद नहीं तो नोट, नोट लिखना प्यारे बच्चों राइट, राइट लेटर, ठीक है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन स्टूडेंट्स, ये होता है इंडेफिनेट टेंस के अंदर प्यारे बच्चों डू और डज का प्रयोग होना, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग होना, स्थिति चाहे वाक्य की कैसी भी हो। अगर सिंपल होती है, अगर सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो प्यारे बच्चों वहां डू और डज का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगती, मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ करते हैं। एंड अगर प्यारे बच्चों अगर हम लेके चलते हैं कि अगर क्या होता है कि अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट का प्रयोग करते हैं और नोट के प्रयोग के साथ ही हम इसको क्लियर करते हैं, अर्थात डज नोट और डू नोट हो जाता है। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है या वाक्य के आरंभ में यूज किया जाता है। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों की मैं बात करूं, अगर प्यारे बच्चों इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों की मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर प्यारे बच्चों डू और डज वाक्य के आरंभ में लगते हुए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया जाता है? नोट लगा दिया जाता है। ये था जिस तरह से डज राम नोट राइट ए लेटर या डज राम नोट राइट लेटर, ये था प्यारे बच्चों आपका इंडेफिनेट टेंस। इसके बाद क्या आता है कि हमारा, इसके बाद प्यारे बच्चों आता है हमारे पास दूसरा टेंस आता है, अर्थात प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू, अर्थात निरंतरता, निरंतरता अर्थात अपनी भाषा में बात करूं तो काम का जारी रहना। कहां होता है, अर्थात कहां होता है प्यारे बच्चों? जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है वो वर्तमान समय में अगर जारी होने का पता चलाती है या जारी होने का हमें बोध चले कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम है वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे पंखा चल रहा है, आप देख रहे हैं,
मैं पढ़ा रहा हूँ, वह लिख रहा है, वह सो रही है, अर्थात उसके सोने की क्रिया, मेरे लिखने की क्रिया, पंखे के चलने की क्रिया, आपके सुनने की क्रिया, आपके समझने की क्रिया अभी भी वर्तमान में जारी है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो प्यारे बच्चों वहाँ क्या होता है, जहाँ जारी रहना हो तो वहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि है होना जरूरी है इंगित करता है हमें प्रेजेंट को, कि जहाँ है तो ही प्रेजेंट होगा। अगर है के अलावा जैसे था, गागेगी होता है तो वो प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट्स, अर्थात है। अगर मैं हिंदी में इसकी पहचान की बात करूं तो प्यारे बच्चों रहा है, रहा अर्थात किसी काम का चल रहा होना, अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं। अगर प्लूरल नाउन हो तो रहे हैं। अगर ऐसी बात होती है कहीं भी तो वहाँ पे जैसे मैं या मोहन कहानी लिख रहा है, लिख रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ हम वाक्य के अंत में जाकर के सबसे पहले पहचान करना, सबसे पहले आप पहचान करना सीखेंगे। तो क्या है कि है शब्द बताता है प्यारे बच्चों प्रेजेंट को, रहा शब्द बताता है प्यारे बच्चों हमें प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को। और अगर यहाँ ता होता तो प्यारे बच्चों कौन सा टेंस होगा, आपको याद होगा ही कि अगर ता होता तो वो इंडेफिनेट होता प्यारे बच्चों। तो कौन सा टेंस होता, इंडेफिनेट टेंस होता। अगर इंडेफिनेट टेंस होता तो ता से हम पहचान लेते, अगर यहाँ है रहा प्यारे बच्चों तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बात करें बच्चों इसकी सेंटेंस के एक्सप्लेन की, अर्थात इसके ट्रांसलेट की। अगर हम बात करें कि ट्रांसलेट कैसे करें, ट्रांसलेट को सीखने से पहले हमारे पास वही दो चीज़ें प्यारे बच्चों जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल आसान, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या होता है। एक तो बताई थी मैंने हेल्पिंग वर्ब और एक बताई थी प्यारे बच्चों मैंने आपको मेन वर्ब, कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होगी तो आप वाक्य को अंग्रेजी के अंदर लिखे, इंग्लिश में लिखे गए वाक्य को भी आप पहचान पाएंगे और हिंदी के वाक्य को भी आप पहचान पाएंगे। हिंदी के वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई कि रहा है, रही है, रहे हैं होता है। और अगर इंग्लिश का कोई वाक्य हो तो उसकी हम पहचान कैसे करें। आइए, हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों हमें लगानी होती है इज, एम और आर। इससे पहले मैं मेन वर्ब की तरफ बढ़ूं, इससे पहले मैं आपका ये क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, नाउन। नाउन मैं आपको क्लियर कर दूं कि नाउन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ प्यारे बच्चों एम, आई के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एम, और आर यूज होता है प्यारे बच्चों प्लूरल नाउन के साथ। तो बता दूं आपको कि ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम विशेष हो प्यारे बच्चों या कोई भी सिंगुलर नाउन और हो, जैसे बुक, कल भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बुक है, स्टूडेंट है, चेयर है, टेबल है, फोन है, कुछ भी अर्थात सिंगुलर हो उसके साथ हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों इज का। किसका यूज करते हैं, इज का। इसके बाद अगर हमारे पास अगर आई है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं आई के साथ एम। और बच्चों दे, यू एंड वी या वी यू दे, जो भी है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे आर का। इसी प्रकार मैंने आपको फिर बताया था, पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि बुक्स हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ आर यूज होगा, स्टूडेंट्स हैं तो आर यूज होगा, चेयर्स हैं तो आर यूज होगा, टेबल्स हैं तो आर यूज होगा। जो भी प्लूरल्स नाउन अर्थात जो भी हमारे साथ एस या ईएस लगने से जो भी नाउन प्रोनाउन बनते अर्थात जो प्लूरल बनते हैं उनके साथ सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो देखिए कि मेन वर्ब, अब मैं चलता हूं, पता चल गया होगा कि इज, ही, सी, इट, एनी नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ आई के साथ प्यारे बच्चों एम और आर का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल नाउन अर्थात दे, यू, वी या कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट हो, अर्थात कोई भी जिस तरह बुक्स हो सब्जेक्ट के रूप में यूज आ रही हो। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरा वस्तुओं से है, अर्थात किसी वस्तु विशेष का बहुवचन अगर हमें बताया जा रहा है तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। और अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यारे बच्चों एट फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, एम या आर प्रयोग करते हुए मेन वर्ब की बात करूं तो प्यारे बच्चों मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात मेन वर्ब प्लस
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे हम। जहां भी कंटिन्यूस की बात होगी, याद रखिएगा, एक फिर टिप्स दे देता हूं आपको, एक अच्छी सी बात बताता हूं जो आपकी नोटेबल है, अर्थात आप उसको नोटिसेबल कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कंटिन्यूस की जहां भी बात हो, अर्थात वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही प्रयोग होगा। चाहे प्यारे बच्चों वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, और चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो। अर्थात 3 टेंसों के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कंटिन्यूस की बात आ रही हो तो आप बेधड़क बिना सोचे समझे आप आईएनजी देख लें। अगर आईएनजी आई हुई है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस जरूर है, कि जहां भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वहां कंटिन्यूस की उपस्थिति होनी ही होनी है। चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो अकेला कॉन्टिन्यूस हो, वो डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे कि हेल्पिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ यह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स जो भी होती हैं उनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है तो वो कॉन्टिन्यूस का होगा। अगर उसके साथ आईएनजी के साथ आई तो है लेकिन उस टेंस के अंदर समय विशेष का वर्णन भी हो रहा है या समय चल रहा होता है तो वहाँ किसी कार्य के पूर्ण होने का पता भी चल रहा हो तो वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, जो आगे के स्टेप में जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा था कि हेल्पिंग वर्ब इज़ामार प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट के, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी के साथ प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज़ामार में से एक हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर नाउन के साथ, ये आई के साथ, एंड ये प्लूरल नाउन के साथ प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अगर अदर वर्ड होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। कई बार मैं बोल देता हूँ कि ये अदर वर्ड, अर्थात एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अदर वर्ड होता क्या है, अदर वर्ड है क्या, इसको भी मैं प्ले कर देता हूं आपके सामने कि जैसे मैं बात करूं कि सीता रसोई घर में सीता रसोई घर में खाना पका रही है। अर्थात एक विशेष बात इसमें है कि सीता कौन है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है हमारे पास, और खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। पकाना उसकी क्या है प्यारे बच्चों, क्रिया है। अब है ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट है, रहा है या रही है जब होता है तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेगेटिव कहीं पे है नहीं प्यारे बच्चों, नोट का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, नहीं शब्द आया हुआ नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव नहीं है या क्या शब्द प्रयोग में नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये है प्यारे बच्चों, क्या नहीं हो सकता, इंटरोगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सेंटेंस है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ क्या है, रसोई घर में, अर्थात ये है प्यारे बच्चों अदर वर्ड, अर्थात इसको हम कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था, तो क्या पढ़ेंगे हम कि अपने सेंटेंस को प्रूव करेंगे। जैसे फिर आएगा सीता, सीता सिंगुलर नाउन है प्यारे बच्चों। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो मैंने बताया कि यानी नेम कहीं होता है तो इज यूज करते हैं। तो सीता इज, अर्थात प्यारे बच्चों वर्ब क्या है, पका, पका रही है। पकाना मतलब कुक होता है, कुक मीन्स पकाना होता है। अर्थात क्या होता है, सीता इज कुकिंग, पका क्या रही है, खाना। इट मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, खाना, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हम फूड बोलते हैं इंग्लिश में, तो कुकिंग फूड। सेंटेंस तैयार है, सीता इज कुकिंग फूड। अब बचा हमारा जो मैं बता रहा था आपको अदर वर्ड, अर्थात कहाँ पका रही है वो, इन द किचन, अर्थात रसोई घर में, इन द किचन। तो सीता रसोई घर में खाना पका रही है, ये होते हैं प्यारे बच्चों अदर वर्ड्स, अर्थात जो हम यूज कर देते हैं। अगर सेंटेंस बनता है तो मेरे कहने का मतलब और आपको समझाने का तात्पर्य ये था प्यारे बच्चों कि अगर हिंदी वाक्य के अंदर कहीं भी रहा है, रही है होते हैं तो उसको आप पहचाने लोगे कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इसके अपोजिट में बात करूं हिंदी वाक्य की, तो हिंदी वाक्य में ये देख लिया, इसके अपोजिट था इंग्लिश की ट्रांसलेट के अंदर कि कहीं भी लिखा गया वाक्य कि हमें कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, क्या विशेष हो। तो याद रखें कि अगर किसी वाक्य में इज एम आर, अगर किसी वाक्य में इज एम आर, जैसे मैं वाक्य लिख दूं कि आई एम राइटिंग ए स्टोरी, प्यारे बच्चों जैसे लिख दूं कि दे आर प्लेइंग ए
फुटबॉल मैच। जैसे देखो यहाँ आर आया हुआ है, यहाँ एम आया हुआ है, यहाँ इज आया हुआ है। अगर किसी वाक्य के अंदर इज एम आर का प्रयोग हो रहा और इज एम आर के बाद अकेले इज एम आर से कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला, इज एम आर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का आना भी जरूरी होता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां आप तुरंत ये कह सकते हैं कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बच्चों कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसको आप इस तरीके से पहचानेंगे कि इज एम आर के साथ है, इज एम आर के साथ प्यारे बच्चों क्या होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ है आईएनजी का प्रयोग होगा। ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसके साथ इसका दूसरा स्टेप प्यारे बच्चों वेरी इजी सा है, अर्थात मैं बात करूं कि 2 स्टेप 3 स्टेप, अर्थात एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स वही रहेगा, अर्थात नेगेटिव पहचान नोट की, इंटरोगेटिव पहचान साइन ऑफ इंटरोगेशन की, इंटरोगेटिव नेगेटिव अर्थात नोट भी होगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी होगा। अगर नोट होता है तो कैसे लगेगा, इज नोट, एम नोट, इज नोट, एम नोट और आर नोट। और अगर मेरे बच्चों इंटरोगेटिव होता है तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो भी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी आपको याद ही होगा, इज एम आर है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले ये था। और इसके साथ ही अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे होते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हुए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, अर्थात तीसरे स्थान पर नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, अर्थात इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ हम इन तीनों प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। अगर नकारात्मकता होगी तो इज नोट होगा, और अगर इंटरोगेटिव होगा तो साइन ऑफ इंटरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी हमारी हैं उनका हम प्रयोग वाक्य के आरंभ में करेंगे और वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अर्थात इनके साथ सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इसके अनुसार प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और वर्ब हमारी वही रहेगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे कैसा भी हो, अर्थात साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। ये था प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट का इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस दोनों आपके कंप्लीट हुए। और इसके साथ आप इन तीनों के अर्थात पॉजिटिव भी या अफर्मेटिव कह दूं या पॉजिटिव कह दूं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसके अपने घर में अपनी कॉपी के साथ बैठ करके प्यारे बच्चों आराम से कम आप 10-10 सेंटेंस बना करके ट्रायल करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको किसी वाक्य को आइडेंटिफाई करने में या ट्रांसलेट करने में अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हर एक समस्या, छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनेट और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। आगे का स्टेप हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।